हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो गई है और अगर किसी ने पहली नहीं देखी है तो पहले पहली क्लास को देख लें ताकि आपका फ्लो बना रहे। टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध और जैन धर्म और अन्य साहित्य। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध साहित्य, तो इसमें बौद्ध धर्म के बारे में है। तो बौद्ध धर्म जो है, जातक जातक क्या है? तो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की, जातक में जो है बुद्ध के किस क्या है, पूर्व जन्म की कहानी है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। और बौद्ध धर्म से संबंधित एक त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक 3 पिटक है। त्रिपिटक जो है ये 3 पिटक कौन कौन से है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक और इनकी जो भाषा है वो क्या है? तो पाली है। और अब थोड़ा सा विस्तार से भी देख लेते हैं कि विनय पिटक में क्या है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुकनियों के नियम। और सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक में है बुद्ध के उपदेश। और अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया। इसमें बौद्ध दर्शन है अभिधम पिटक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। और कथावस्तु इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? तो इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दिया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। और महायान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ललित विस्तार, ललित विस्तार और दिव्यवादन, दिव्यवादन, दिव्यवादन। अगला टॉपिक है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अगम। जैन साहित्य को जो है अगम कहा जाता है। अगम कहा जाता है जैन साहित्य को। प्रमुख ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र है। इसमें महावीर के जीवन कृत्य और समकालिकों के साथ संबंध को बताया गया है। किसमें? भगवत सूत्र में, भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख भी भगवती सूत्र में ही मिलता है। जो 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में भी थे, तो उन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो भगवती सूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। कल्पसूत्र में क्या है? तो कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। अब हम कुछ लौकिक और ऐतिहासिक साहित्य, यानी कि जो कुछ ग्रंथ हैं तो उनके लेखक और किसके बारे में उसमें लिखा गया है, क्या उसके अंदर है, तो इस पर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न यहीं से आ जाता है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास, इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया और इसको 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया। और ये पूछा भी गया है कि 15 अधिकरणों में कितने अधिकरणों में इसको विभाजित किया गया है। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। भारत का जो है पहला राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य। इनके अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। राजतरंगिनी, तो राजतरंगिनी कल्हण की है। और इसमें क्या है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास है। इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास है। और इस संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास इसमें किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किया गया था वो राजतरंगिनी में ही किया गया था, और जिसके लेखक कल्हण है। चचनामा, तो चचनामा अली अहमद, चचनामा अली अहमद। इसमें अरबों की सिंध विजय, अरबों की जो सिंध विजय थी उसके बारे में चचनामा में जानकारी मिलती है। और इसके लेखक चचनामा अली अहमद। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक पाणिनि ही हैं। मौर्य के पहले का इतिहास इसमें मिलता है, मौर्य के पहले का इतिहास मिलता है। गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता कात्यायन, गार्गी संहिता कात्यायन यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें मिल ही जाता है। यानी कि यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वैसे ही एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है। महाभाष्य, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। और इसमें सुंग वंश से ये संबंधित है। सुंग वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और ये जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे।
अब विदेशियों के विवरण की अगर बात कर लें तो विदेशियों का विवरण, यूनानी और रोमन के लेखक जो, तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? तो टेसियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था, लेकिन इसने जो विवरण लिखा है उसे विश्वसनीय नहीं माना जाता है, उसे अविश्वसनीय माना जाता है। हेरोडोट्स, तो हेरोडोट्स कौन था? हेरोडोट्स को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिका, और ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में ये लिखी गई थी। 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है हिस्टोरिका लिखी गई थी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न पहले भी कई बार बन चुका है कि ये भी पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है, और पुस्तक के बारे में पूछा गया है हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक, तो हेरोडोट्स। मैगस्थनीज, तो मैगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मैगस्थनीज, और इसकी जो पुस्तक है वो है इंडिका मौर्य युगीन समाज व संस्कृति। तो मौर्य युगीन समाज व संस्कृति की जानकारी इससे मिलती है मैगस्थनीज से। यूनानी लेखक, अब आते हैं यूनानी लेखक, तो डायमिकस सीरियस नरेस अंतियोकस का राजदूत था। किसका? सीरियस नरेस अंतियोकस का राजदूत था। और बिंदुसार किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था डायमिकस। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। डायनोसियस, तो डायनोसियस, इन दोनों को डिफरेंट याद रखना, दोनों नाम सेम से लग रहे हैं। डायमिकस था ये डायनोसियस था। डायमिकस बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनोसियस मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और ये अशोक के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? तो ये अशोक के दरबार में आया था, टालेमी। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो पुस्तक है वो लिखी है टालेमी ने लिखी है भारत का भूगोल। प्लिनी, तो प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री, और ये कई बार पूछी जा चुकी है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, और इसमें पेड़ पौधे और खनिज के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसके लेखक अज्ञात है, इसके लेखक के बारे में किसी को नहीं जानकारी नहीं है अब तक। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। और 80 ईस्वी में भारतीय बंदरगाहों का विवरण दिया गया था, यानी कि 80 ईस्वी में जो भारतीय बंदरगाह थे उनका विवरण जो है इसमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में दिया गया है। अब देख लेते हैं हम चीनी लेखक, तो चीनी लेखक था फायान, जो कि 399 से 414 गुप्त काल के समय आया था। गुप्त काल के समय ये आया था, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं कि फायान किसके समय आया, किस शासक के समय आया, किसके काल में आया, कब आया। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, उनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी आ सकता है, तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था, जो कि 399 से 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहा, गुप्त काल में आया था। और इसने विवरण दिया तो इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। मध्य प्रदेश की जनता को जो है सुखी और समृद्ध बताया है फायान ने। और संयुगन, तो संयुगन 518 ईस्वी में आया था संयुगन, और ये बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की थी। ये किस लिए आया था? तो इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां जो है एकत्र की थी। और हेनसांग, तो हेनसांग कब आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था 629 ईस्वी में, और ये 15 वर्ष तक, ये कितने समय तक भारत में रहा था? तो यह 15 वर्ष तक भारत में रहा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, बौद्ध ग्रंथ एकत्र करना इसका जो उद्देश्य था। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और बौद्ध ग्रंथ एकत्र करना हेनसांग का उद्देश्य था। और इसके जो भ्रमण वृतांत हैं तो वो सीयू की है। ये हेनसांग की पुस्तक है, सीयू की जो ग्रंथ है। 138 देशों का विवरण इसने दिया है। हेनसांग ने 138 देशों का विवरण दिया है सीयूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है? इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो 138 देशों का विवरण मिलता है। अब ये नोट करके कुछ है तो इसको देख लेते हैं। उस समय नालंदा के जो कुलपति थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये कई बार पूछा जा चुका है। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। इत सिंह 7वीं सदी के अंत में इत सिंह आया था, जो नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करता है।
तो नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन सिंह ने किया है, जो 7वीं सदी के अंत में आया था। अब देख लेते हैं अरबी लेखक। तो अलबरूनी, ये अरबी लेखक है। अलबरूनी। महमूद गजनवी, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के। और इसकी जो किताब है वो किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद भी इसको कहा जाता है। इसमें भारत की खोज लिखी है। राजपूतकालीन समाज, इसका विषय था राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि। अब इब्न बतूता, तो इब्न बतूता के लेखक इब्न बतूता की जो पुस्तक है यानी कि कहती है वो है रेहला, रिहला। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में। और मतलब जितना इम्पोर्टेंट है इसमें उतने ही पॉइंट को लिखा गया है। तो ये इस बुक का इस तरीके से इसको पूछ लिया जाता है कि इसकी भाषा क्या थी, क्योंकि जितना जरूरी है उतना ही कराया जा रहा है। तो इसकी जो भाषा थी वो अरबी थी। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान जो था दिल्ली का वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, तो दिल्ली का काजी इसे किसने बनाया था? तो तुगलक ने बनाया था। ठीक, काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था दिल्ली का। और ये 1333 में दिल्ली पहुंचा था। कुछ अन्य लेखक भी हैं जो कि जैसे कि तारानाथ, तो तारानाथ तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा है। और मार्को पोलो, तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हम देख लेते हैं। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो ये नाम किससे मिलते हैं? तो ये बोगजकोई से मिलते हैं। 14वीं ईसा पूर्व के अभिलेख बोगजकोई से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण होलियोडोरस का बेनसार अभिलेख, होलियोडोरस का बेनसार अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख। जो गरुड़ स्तंभ लेख है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया है? तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र किया गया है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। किसमें? तो हाथी गुम्फा में किया गया है। दुर्भिक्ष, तो दुर्भिक्ष की जानकारी यानी कि अकाल, दुर्भिक्ष किसे कहा जाता था? अकाल को। तो अकाल की जो जानकारी है, दुर्भिक्ष की जो जानकारी है वो साहोगर अभिलेख से मिलती है। साहोगर अभिलेख से, ये साहोगर अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ऐरण अभिलेख से मिलता है। और इसके जो शासक थे वो भानुगुप्त थे। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर से मिलती है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण और देख लेते हैं अभिलेखों के नाम, जो कि हमने टेबल बनाकर दे दिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। हाथी गुम्फा, ये एक तिथि रहित लेख है। हाथी गुम्फा है कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़, तो जूनागढ़ रुद्रदमन, जूनागढ़ गिरनार, ये गिरनार में रुद्रदमन का है। नासिक अभिलेख गोतमी बालसरी, नासिक अभिलेख गोतमी बालसरी का है। नासिक अभिलेख गोतमी बालसरी। प्रयाग स्तंभ लेख, तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन दूत्य। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। अब कुछ बात कर लें सिक्के। तो सबसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सबसे जो प्राचीनतम सिक्के से उन्हें आहत कहा जाता था। साहित्य में इन्हें काकारपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने शुरू किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वो यवन शासकों ने शुरू किया था। किसने? तो यवन शासकों ने शुरू किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, क्योंकि उनकी
जो सिक्के से वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनकी मूर्ति मिली है। अरिकामेडू, तो ये पुडुचेरी के निकट है। यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, तो इससे पता चलता है कि रोमन के साथ क्या था, व्यापार था, व्यापार किया जाता होगा। रोमन के साथ व्यापार की जानकारी अरिकामेडू, अरिकामेडू पुडुचेरी के निकट है। यहाँ से मिले रोमन सिक्कों से इस बात की जानकारी मिलती है कि रोमन के साथ व्यापार रहा होगा। मंदिर शैली, तो उत्तर भारत में जो शैली है मंदिर की वो नागर शैली है, जबकि दक्षिण भारत में जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। और दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ में वेसर शैली है, और वेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण वेसर शैली है, जो कि दक्षिणापथ में है, और उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़। पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली में मंदिर की जो रचना है शैली से संबंधित है, मंदिर रचना शैली से संबंधित है पंचायतन शब्द। और इसमें क्या है, तो इसका जो उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो के मंदिर, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर और 10 अवतार और देवगढ़ मंदिर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें पंचायतन शैली क्या होता है, यानी कि एक मंदिर बीच में और इसके चारों तरफ, इसके चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर होंगे, ये होती है पंचायतन शैली, और बीच में एक बड़ा मंदिर होगा, तो ये पंचायतन शैली होती है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मंदिर, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, दशावतार मंदिर और देवगढ़ मंदिर, और देवगढ़ का मंदिर। तो आज की क्लास कंप्लीट यहीं तक, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके नोट्स के लिए जो मैंने पहले भी बताया टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।